Hello, my brother and sister of the nations. I welcome you all my Abuana YouTube channel. And today we are going to discuss very important Governor General of India. तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को डिस्कस करते हैं। द नेम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ही वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज लॉट ऑफ रिफॉर्मेशंस, लॉट ऑफ मैक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो उसको हम लोग आज समझने के लिए कोशिश करते हैं कि उनका द्वारा क्या क्या रिफॉर्मेशंस लाता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको समझते हैं कि उनका टाइम कितना कब से कब चलता है। द ड्यूरेशंस ऑफ लॉर्ड डलहौजी का क्या क्या कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है। 1848 से लेके 1856 तक का उसका समय चलता है। 8 इयर्स उसका पावर में आ जाता है और उसको काफ़ी ही वॉज द वन ऑफ वेरी यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेट टाइम। और उसको वी नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो डलहौजी को हम लोग समझते हैं उसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड वी आर नोन फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स, उसका डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स का नाम से भी हम लोग जाना जाता है। व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। उसका द्वारा से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टुडे आज हम लोग समझते हैं अदर्स रिफॉर्मेशंस ऑफ दिस कंट्री। तो क्या क्या रिफॉर्मेशंस हुआ, तो आज हम लोग दूसरा जो रिफॉर्मेशंस को जानने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया उसका वो वन ऑफ यंगेस्ट एंड ही इज़ द मेकर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडियन। और उसका कारण से काफ़ी ये कि क्या कहता है कि एनेक्सेशन किया है स्टेट को, न्यू न्यू स्टेट को, ही वॉज एनेक्सेशंस। एंड उनका द्वारा से ये एजुकेशन रिफॉर्मेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको जानकारी होगा अगर वुड डिस्पैच का बात करता है, ही वॉज द वर्नाकुलर एजुकेशन को भी एडॉप्ट किया है। तो उसका द्वारा उसका कारण से उसका समय में सोसाइटी में हुआ करता था विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज को भी उनका समय में एलोकेशन किया गया है। ये व्हाट इज़ विडो रीमैरिज, एक्चुअली विडो रीमैरिज का मतलब होता है पहले सती सिस्टम हुआ करता था। सती सिस्टम वॉज एब्यूलूस, एब्यूलूस ऑन 1829 बाय विलियम बेंटिक, बाय विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का द्वारा ये जो एबुलूस करता है जो विडो जो आपका सटी सिस्टम को। और जब सटी सिस्टम को एबुलूस करता है, उसको प्रोहिबिटेड करता है, तो सोसाइटी इंडियन दैट टाइम इंडियन सोसाइटी वॉज सो मच वी कैन से ऑर्थोडॉक्स। वो क्या हुआ करता था कि वो जितने भी आपका जो सटी कमिट नहीं करता है, जो लोग बचता है, जो सिंगल पर्सन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं कि सोसाइटी में उसको घूमने का और कहीं उसको फ्रीडम नहीं दिया जाता था। तो फ्रीडम नहीं दिया जाता था, तो उसी का कारण से ये लॉर्ड डलहौजी जब आता है उसको फ्रीडम कर देता है। उसको कह देता है कि आज का बाद, आज मेरा समय से आप जितने भी जो विडो है आप लोग री से मैरिज भी कर सकता है। यू कैन मूव एनीवेयर एंड एवरीवेयर, आई गिव यू फ्रीडम। उस प्रकार से इन्होंने अपना जो विडो री मैरिज को भी उन्होंने लोकेशंस करता है। ठीक है, विडो री मैरिज कराता है इंडियन सोसाइटी को। तो उसका कारण से बहुत सारा उसको सपोर्ट करने वाला भी था, उसको अपोज करने वाला लोग भी था। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोशल रिफॉर्म में हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, और उसको उसका द्वारा से ये काफ़ी PWD पोस्ट मॉडर्नाइजेशंस और टेलीग्राफ का उनको शुरुआत करता है। तो हम लोग वन बाय वन उसका क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशंस रिफॉर्म किया है, क्या क्या उसको रिफॉर्मेशंस किया है सोसाइटी को, तो हम लोग वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर वन, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या क्या रिफॉर्म करता है हम लोग जानते हैं कि उनका द्वारा क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव को रिफॉर्म किया गया है। ठीक है, नंबर वन में आपको इनका द्वारा बंगाल प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। उन्होंने क्या किया, ही वॉज क्रिएटेड ए पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है बंगाल का जो स्टेट में, जो बंगाल वॉज द अर्लियर, बंगाल वॉज द कैपिटल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो बंगाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल हुआ करता था, और वहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। तो उसका कारण से उन्होंने क्या किया है, बंगाल में ऐसे ही वो ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट
उसका बाद भी उन्होंने बंगाल में एक पोस्ट क्रिएशन किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है ये है कि बंगाल स्टेट में, आपका ये बंगाल स्टेट है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ पे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव को, उसका एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने संभालेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को वो यहाँ पे मेंटेन करेगा, और वो एडमिनिस्ट्रेशन का रिपोर्ट जो है आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। तो उस प्रकार से उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट किया, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आज आज का जो समय में भी मौजूद है। जहाँ जहाँ में आपका यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ है, होता है। और इट वॉज क्रिएट बाय द लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का द्वारा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट को भी क्रिएशन करता है, बिकॉज इट वॉज द बंगाल स्टेट वॉज द लाइक ए दिल्ली। दिल्ली का जैसे हुआ करता था, वहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश का वहाँ पे ज़्यादातर हुआ करता था। उसी का कारण से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंटमेंट देता है, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देते रहेगा। तो अभी भी आपको जानकारी होगा दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता है। अभी भी प्रेसिडेंट इज़ नॉट डायरेक्टली रूल टू द दिल्ली, but president are the lieutenant governor are report to the president of India। तो इस प्रकार से ये सिस्टम जो है अभी से, इस समय का सिस्टम अभी अभी तक का समय में चल रहा है, बिकॉज ऑफ आपका लॉर्ड डलहौजी का कारण से। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर क्रिएशन करता है, आपको उसको जानकारी होना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। उसके बाद आपका क्या होता है कि इनका द्वारा से आपको एक चीफ कमिश्नर पोस्ट भी क्रिएशंस करता है। चीफ कमिश्नर पोस्ट का मतलब है सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द न्यू एक्वायर टेरिटोरी। जो उनका मानना है जितने भी जो नया नया जो स्टेट है, जो न्यू न्यू स्टेट उनका द्वारा एनेक्सेशन किया है, वो स्टेट को वो एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो पूरा उसको देखभाल नहीं कर सकता है, बट उस वो किसी को अपॉइंटमेंट करके सेम एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर का जैसा और गवर्नर का जैसा एक पोस्ट क्रिएट करता है। वो पोस्ट को हम लोग कहते हैं चीफ कमिश्नर। जो कमिश्नर जो पोस्ट है अभी भी है, तो ये जो चीफ कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करता है जहाँ पे उनको न्यू स्टेट को एनेक्स करता है, और ये जो कमिश्नर है वो जाके फिर से गवर्नर को रिपोर्ट करेगा। तो उस प्रकार से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया, और उस एडमिनिस्ट्रेशन जो स्मूथली फंक्शन करता था उसका कारण से ऑलमोस्ट इनका समय में आपका ये जो इंडिया को बहुत सारा स्टेट को एनेक्सेशन किया गया है। ठीक है, उसका बाद उन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म भी करता है। ये मिलिट्री रिफॉर्म कैसे होता है हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं। मिलिट्री रिफॉर्म में इस प्रकार से रिफॉर्म किया जाता था कि आपका जब लॉर्ड कॉर्नवालिस और आपका विलियम बेंटिक जितना भी प्रीवियस जो गवर्नर जनरल आया, वो लोग ने क्या किया है कि ये मिलिट्री को एक सोल्जर को एक सिस्टम बनाया है कि ये सिस्टम में ऐसा है कि ये गवर्नर जितने भी जो मिलिट्री का जो हाई पोस्ट होता है, जो हाई पोस्ट आज का आईजी से लेके एसपी जितने तक जो हाई पोस्ट है, जो हाई पोस्ट को जो आपको यूरोप लोग को रिजर्वेशन हुआ करता था, द हाई पोस्ट वॉज होल्ड बाय द यूरोपियन पीपल एंड द ब्रिटिश पीपल्स। बट जितने भी जो लोअर पोस्ट होता है उसको इंडियन को दिया गया है। कहा गया है कि इंडियन को ये नीचे पोस्ट में देना है, हाई पोस्ट में नॉट अलाउ। उसका कारण से क्या हुआ, जब जो हाई पोस्ट में जितने भी यूरोप का लोग होता है, तो ये हाई पोस्ट में अभी भी आप देखिएगा, हाई पोस्ट में जितने भी ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसी नहीं होता है, जितने भी ज़्यादा होता है जो नीचे पोस्ट हवलदार का पोस्ट ज़्यादा होता है। जो उन्होंने इंडिया का लोग ज़्यादातर हवलदार और नीचे लोअर पोस्ट में होता है। तो क्या होता है कि ये लॉर्ड डलहौजी ने देखा है कि इंडियन आर्मी जो काफ़ी होता है, इंडियन का जो पॉपुलेशन है, जो आर्मी में जो भर्ती करके रखा है वो ज़्यादातर इंडियन हुआ करता था। तो उसका कारण से उन्होंने एक चाल चला कि अगर ये ज़्यादातर जो आर्मी है, जो सोल्जर जो है वो इंडियन है, तो अगर कल को एनी काइंड ऑफ द अटैक, एनी काइंड ऑफ द कन्फ्लिक्ट, इट विल बी रिवोल्ट टॉक प्लेस बाय द आर्मी ऑफ द इंडियन पीपल। तो उसका कारण से उन्होंने कहा कि ये सिस्टम नहीं होगा। तो अपना जो आर्मी को, यूरोप का आर्मी को उन्होंने इंक्रीजिंग किया। इसलिए इंक्रीजिंग किया कि उनका एक पोस्ट क्रिएशन एक एक वो सिचुएशन देता है कि हर 3 उन्होंने क्या किया, द रेशियो ऑफ 1/3 या रेशियो ऑफ 1/4,
मतलब कि वो रेशियो 1/3 और 1/4, मतलब कि हर हर 3 या हर 4 इंडियन आर्मी में एक ब्रिटिश होना है या एक सफ़ेद एक कैप्टन होना है। तो उस प्रकार से ये जो अपना एक वो उसको मेंटेन करने के लिए है, वो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए है 1/3 करके उन्होंने क्रिएशन करता है आर्मी में भी। उसका कारण से ये काफ़ी ये स्मूथली ये भी फंक्शन होता है। और लेटर ऑन यहाँ से आपको 1857 का रिवॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। उसका बाद में एजुकेशन रिफॉर्म किया है। एजुकेशन रिफॉर्म में भी काफ़ी उन्होंने इम्पोर्टेंट रिफॉर्म किया है। आपको जानकारी होगा कि ये 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो उनका समय में उसको एज ए डायरेक्टर्स ऑफ जो एजुकेशन में उसको एक डायरेक्टर्स का नाम पे देता है, ये वुड डिस्पैच को, ये वुड डिस्पैच को उनको देता है एक मॉडर्न इंडियन एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए। तो उसका द्वारा से काफ़ी सजेशंस अच्छा अच्छा दिया गया है। उसमें एक सजेशन था कि एंग्लो वर्नाकुलर स्कूलिंग। ये वर्नाकुलर स्कूलिंग का मतलब क्या होता है, जितने भी जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन को कह देते हैं कि इट शुड बी लोकल, जो लोकल लैंग्वेज होना है या लोकल लोकल बेस में उनको पढ़ाना है, ठीक है। जो उनका जो वर्नाकुलर एजुकेशन उन्होंने शुरुआत करता है, ये आपका लॉर्ड डलहौजी का द्वारा से करता है। और उनको जितने भी आपका ये वुड डिस्पैच जो उनको जितने भी सजेशन देता है उसको वो इम्प्लीमेंटेशंस करता है, ठीक है। जो वर्नाकुलर स्कूलिंग सिस्टम का उन्होंने इस्टाब्लिश किया, और उन्होंने यूनिवर्सिटी का भी इस्टाब्लिश किया है। यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये कहा है कि हर एक स्टेट में यूनिवर्सिटी होना है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए। तो उसका कारण से ये जो आपका कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में ये आपका यूनिवर्सिटी का स्टार्ट करता है। और साथ ही साथ में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उन्होंने इस्टाब्लिश करता है। एंड फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ रोरके इन 1846 में इस्टाब्लिश किया है। और ये जो आपको जानकारी होगा जी, रोरके को लास्ट में आपको 2001 में उसको आईआईटी का स्टेटस भी देता है। आईआईटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनका भी ये जो कॉलेज बन जाता है बिकॉज ऑफ ये लॉर्ड डलहौजी का द्वारा से ये फर्स्ट उन्होंने ही इंजीनियरिंग कॉलेज का भी इस्टाब्लिश करता है। और उनका द्वारा से एक काफ़ी एजुकेशन सिस्टम को भी काफ़ी अच्छा वे में उन्होंने इस्टाब्लिश किया। और उसका कारण से बहुत सारा लोग पहले लोकल लैंग्वेज पढ़ता है, उसका बाद लास्ट में लेके हायर क्लास में वर्नाकुलर का बाद हायर एजुकेशंस में उसको इंग्लिश को भी पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो उस प्रकार से उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म किया। उसका बाद उसका समय में ही रेलवे रेलवे का भी स्टार्ट करता है। और ये रेलवे का स्टार्ट करता है आपका एक रेल चलाता है। फर्स्ट रेलवे जो स्टार्ट होता है मुंबई टू टाने इन 1853। अब उसको भी जानकारी होना है, 1853 में फर्स्ट रेलवे जो चला है मुंबई से लेके ताने। और सेकेंड में आपका क्रिएशन होता है बंगाल टू रानीगंज में आपका सेकेंड ट्रेन चलता है। तो उस कारण से इन्होंने ये मॉडर्नाइजेशन किया, और उन्होंने ही आपका जो इंडियन का जो ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया। उसका कारण से ये जो रेलवे का डेवलपमेंट है, ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है। आपको उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव को भी जानना ज़रूरी है। पॉजिटिव को अगर हम लोग देखता है तो ये रेलवे स्टेशंस और रेलवे क्रिएशन इस्टाब्लिश होने का कारण इंडियन का पीपल जो इंटीग्रेट हुआ, कंसोलिडेशंस हुआ। और इंडियन पीपल कैन गो टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो दिल्ली से बिहार जा सकता था, और मद्रास से आपका यहाँ नॉर्थ इंडिया जा सकता था, और मद्रास से आपको यूपी, बिहार, बंगाल जा सकता था। उससे पहले इट वाज नॉट पॉसिबल। रेलवे अगर नहीं होता तो इंडिया में ये जो आपका जो नेशनल्स जो सोच है, नेशनल मूवमेंट, नेशनल फीलिंग जो कम होना था। लेकिन उनका जो पर्पस था, ये आपका ट्रेन स्टेशन खोलने का पर्पस ये था कि इंडिया में जितने भी जो
जितने भी जो ट्रेड होता है, जो ट्रेड का जो सामान को, जो गुड्स को कलेक्ट करने के लिए एक जगह से अनदर जगह तक पहुंचाने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक पहुंचाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मेनली यूज़ किया जाता था। और ये रेलवे को उस हिसाब से क्रिएशंस करता है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस टॉपिक है। उसको हम लोग अगर एग्ज़ाम में या कोई भी चीज़ में पूछेगा तो हम लोग को अच्छा से हम लोग को आंसर दे सकना चाहिए, ठीक है। तो मिलिट्री रिफॉर्म में और एक बार होता है इसका, जो रेजिमेंट का क्रिएशन करता है। ये रेजिमेंट का मतलब है कि आपको सिख जो कम्युनिटी को, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो इस प्रकार से जाट रेजिमेंट है, तो उस प्रकार से रेजिमेंट का उन्होंने क्रिएशन करता है। तो आज तक भी जो सोल्जर में, आर्मी में जो रेजिमेंट सिस्टम्स होता है, आपको जानकारी होगा, तो उन्होंने ही क्रिएशन किया है। तो उन्होंने बहुत सारा इम्पोर्टेंस रिफॉर्मेशन किया है। और आगे और भी आगे ये जो है आपका, ये भी रिफॉर्मेशन करता है आपका टेलीग्राफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ का मतलब होता है जो उस समय में कन्वर्सेशन कम्युनिकेट करने के लिए उसको टेलीग्राफ का भी इस्टाब्लिश करता है। तो उसको ही हम लोग नॉन एज फॉर द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ इन इंडिया, उसको ही, जो लॉर्ड डलहौजी को ही हम लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ का नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो टेलीग्राफ प्रकार, जो ये जो है जो कम्युनिकेट करने के लिए, यहाँ पे अलग अलग जगह में ब्रिटिश का लोग बैठा होता है, तो अलग अलग जगह में कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशंस करने के लिए, तो उन्होंने टेलीग्राफ का इस्टाब्लिश करता है। तो टेलीग्राफ जो कलकत्ता, पेशावर, मुंबई, मद्रास में सब में कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे कलकत्ता है, पेशावर जो यहाँ कहीं में है, उसके बाद आपका कहाँ में है, मुंबई। तो मुंबई यहाँ में है, उसका बाद मद्रास यहाँ पे है। तो ऐसे ही करके इंडिया को पूरा कनेक्ट कर जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपस में कनेक्टिविटी रहता है, आपस में इंफॉर्मेशन लेते देते रहता है, उसका कारण से वो काफ़ी इंडिया को रूल करने में काफ़ी इजी होता था। तो उस प्रकार से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ का भी इस्टाब्लिश किया। और उन्होंने पोस्टल रिफॉर्म भी किया। पोस्टल रिफॉर्म में आज तक का जो पोस्टल होता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है, वो भी उसका द्वारा से वो आपका क्रिएशन करता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में उनका द्वारा से इंट्रोड्यूस करता है। और उसको पोस्ट स्टाम्प का भी उन्होंने ही इस्टाब्लिश करता है। उनका कारण से काफ़ी जो आपको मैसेज को पहुंचाने में भी इजी होता था, पहुंचाने में भी इजी होता था। कि उस समय में आपका जो बहुत सारा मैसेज सिस्टम्स होता था, लेटर सिस्टम होता था, वो एक पोस्ट ऑफिस में लेटर को डालता है, वो नेक्स्ट जगह कहीं दूसरा जगह में वो लेटर पहुंच जाता था। उस प्रकार से उन्होंने पोस्टल रिफॉर्म भी किया। और उसके बाद इम्पोर्टेंस ये भी है, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का भी उन्होंने इस्टाब्लिशमेंट किया। पीडब्ल्यूडी का इस्टाब्लिशमेंट उस समय में काफ़ी आपको, ये जो एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं हुआ करता था, उसको डेगरेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक आपका जो जितने भी काम वाम है उसको देखता था। लेकिन जब वो आया है तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो उन्होंने इस्टाब्लिश करता है। और इस्टाब्लिश करने का बाद ये जो पीडब्ल्यूडी का जो काम है, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शंस करना है, जैसे रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, रेलवे बनाना है, एग्रीकल्चर में बनाना है, उस प्रकार से ये जो पीडब्ल्यूडी सिस्टम जो वर्क करता था। और ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो अभी तक एग्जिस्टिंग है, अभी तक उस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को चला रहा है हर जगह में, ठीक है। तो ये जो इनका द्वारा से क्रिएशन किया है, आपको जानकारी होना है। उसका बाद कॉमर्शियल रिफॉर्म भी उन्होंने करता है। कॉमर्शियल रिफॉर्म में ये सबसे पहले क्या करता है, जितने भी जो ट्रेड है, जितने भी जो इंडिया में जो ट्रेड चल रहा है, जो काम चल रहा है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, उसको एक ग्लोबली, इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबली में एक जो वर्ल्ड वाइड में उसको स्प्रेडिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक फोर्ट को, जितने भी आपका जो समुंदर में फोर्ट होता है, जो फोर्ट को भी उसको अच्छा से इस्टाब्लिश करता है, ओपनिंग करता है कि ये फोर्ट से वहाँ जाएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा। उस प्रकार से उन्होंने कराची, मुंबई का फोर्ट, कलकत्ता का पोर्ट को उन्होंने इस्टाब्लिश करता है। उसका कारण से इंडियन इकोनॉमी जो काफ़ी वर्ल्ड वाइड में
वो लोग जो ट्रेड किया जाता था, तो उसका कारण से काफ़ी इंडिया से वो लोग इकोनॉमी ड्रेन करता था, क्योंकि यहाँ से आपको रॉ मटेरियल ले जाता था, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाता था, कहाँ में ले जाता था, आपका जो ब्रिटिश में इंग्लैंड में ले जाता था, यूरोप में ले जाता था, वहाँ से फिनिश गुड को फिर लेके आता है इंडिया में, और उसका बाद फिनिश गुड को काफ़ी जगह में स्प्रेडिंग करता है। उस प्रकार से उन लोगों का ट्रेड चलता था, और उस ट्रेड का कारण से इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी ड्रेन होता है। तो उसको भी आपका जो आने वाला जो हमारा सोशल रिफॉर्मर दादा भाई नारोजी एक लिखता है, द वेल्थ ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो द वेल्थ ऑफ ड्रेन जो एक हिस्ट्री भी लिखता है, उसका कारण से ऐसे लिखता है कि जो इंडिया का जो वेल्थ है, इंडिया का जो पैसा है, वो ड्रेन हो रहा है कहाँ पे, यूरोप पे। तो उस प्रकार से वो सोशल रिफॉर्म आने वाला लेक्चर्स में हम लोग उसको पढ़ने के लिए कोशिश करेगा, वी विल डिस्कस। और आज का जो लेक्चर्स है यहाँ तक रहने दीजिएगा, क्योंकि जो इनका जो बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किया है, उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, तो उसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब जो है वो अभी भी बाकी है टॉपिक। वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वी विल डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, और उसका जो क्या क्या और भी उनका द्वारा से एक पास किया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहा है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and click the bell icon so that you can get notification when I upload a new video. Thank you.